अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। पाकटेल वाज अ जायंट ऑफ इट्स टाइम। अपने ज़माने में पाकटेल एक देव था। पाकटेल पाकिस्तान में उस वक्त शुरू हुआ जब बहुत सारे ममालिक के अंदर मोबाइल टेलीफोनी का कोई तस्वुर ही नहीं था। इट वॉज प्रॉबली द पायनियर ऑफ मोबाइल टेलीफोनी इन पाकिस्तान। एशिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जहाँ पे उस वक्त तक कोई भी किसी भी किस्म का मोबाइल नेटवर्क मौजूद नहीं था जब पाकटेल शुरू हुआ। तो फिर ये कैसे हुआ कि पाकटेल जब इतना जायंट नेटवर्क था, पाकिस्तान के शुरू के नेटवर्क्स में से एक था, पाकिस्तान में मोबाइल टेलीफोनी का बानी था, हाउ डिड इट फेल? पाकटेल मुकम्मल तौर पर बर्बाद कैसे हो गया? तो यकीनन ये एक ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी भी होगी। आज मैं आपको यही स्टोरी बताऊंगा। दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स, आई एम जाहिद निसार, लेट्स स्टार्ट। पाकटेल के नेटवर्क को केबल एंड वायरलेस ने लगाया था। ये पाकिस्तान में सन 2004 तक एम्स के नेटवर्क के ऊपर सर्विस फराहम करता रहा, जिसके बाद ये जीएसएम पर शिफ्ट हो गया। पाकटेल को पाकिस्तान में सर्विसेज फराहम करने का लाइसेंस सन 1999 या 1989 में जारी किया गया। हम सब उस वक्त बहुत छोटे थे और मुझे भी तक याद है कि हम बड़ी हैरानी से देखते थे। इतने बड़े बड़े ह्यूज किस्म के मोबाइल फ़ोन्स होते थे और फिर जब कॉल आती थी और रिंग बजती थी तो उसके बाद वो जो वडेरा या बिजनेसमैन होता था वो गाड़ी की खिड़की में से अपना मोबाइल फ़ोन का एंटेना यूं करके बाहर निकालता था और फिर अपनी कॉल सुनता था। इट यूज़ टू बी अमेजिंग दोज डेज, लेकिन हकीकत ये है कि ना सिर्फ अमेजिंग था, ये बहुत एक्सपेंसिव भी था। पाकटेल उस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पेड सर्विसेज फराहम किया करता था और उस ज़माने में आपका कम से कम बिल भी तकरीबन 3500 रुपये आता था। उस ज़माने में डॉलर तकरीबन 26 या 27 रुपये का होता था, तो अगर हम रुपए के फ़र्क के हिसाब से बात करें तो उस वक्त जो ये 135 डॉलर के आसपास कीमत बनती थी, ये आजकल के ज़माने के हिसाब से तकरीबन 22,460 रुपये का बिल बनता है हर महीने। और ऑन टॉप ऑफ इट आपको फ़ोन इसके अलावा ख़रीदना होता था। ये जो आपको बिल दिया जाता था, ये जो आपको लाइन दी जाती थी, इसमें फ़ोन शामिल नहीं होता था। यू हैड टू बाय द फ़ोन सेपरेटली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन आफ्टर यू बाय द फ़ोन, आपको कॉल करने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे और कॉल सुनने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। और ये बड़ा हॉट टॉपिक होता था उस ज़माने में। जिस बंदे के पास फ़ोन होता था ना, वो वाकई अमीर समझा जाता था। एक बात आपके गोश गुजार और कर दूँ कि आपको पता है कि उस ज़माने में एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी होती थी? 1500 से 1600 रुपये। मेरे अपने वाली साहब की तनख्वाह उस वक्त तकरीबन 1700 रुपये थी, 1700 रुपीज़। सो यू कैन इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव द फ़ोन वॉज एट दैट टाइम। और आप ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ोन रखने का शौक़ सस्ता शौक़ नहीं था। बहरहाल गुफ्तगू कहाँ से कहाँ निकल गई। एनीवे, वी वर टॉकिंग अबाउट द पाकटेल। तो जनाब, केबल एंड वायरलेस ने पाकिस्तान में हसन ग्रुप के साथ मिलकर एम्स के नेटवर्क की टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकटेल को लॉन्च किया। पाकटेल को शुरू से एक मसला जिसका सामना हमेशा रहा, वो बिलिंग इशू था। 1990 में रियल टाइम बिल्स नहीं होते थे। आपको रियल टाइम में पता नहीं चलता था कि आपकी यूजेज या आपका इस्तेमाल है कितना। उस वक्त के ज़माने में कॉल्स का सारा डाटा मकनातीसी टेप्स या मैग्नेटिक टेप्स के ऊपर रिकॉर्ड कर यूके भेजा जाता था। यूके में सारा का सारा डाटा एनालाइज होता था और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त पूरे एशिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जहाँ पे कॉल्स का ये डाटा एनालाइज हो सकता। डेफिनेटली इट वॉज कॉजिंग सम डिलेज। जब वो टेप्स यूके जाती थी, वहाँ डाटा एनालाइज होता था, उसके बाद बिल्स प्रिंट होते थे, फिर वो बिल्स वापस पाकिस्तान आते थे और जब वो कस्टमर को भेजे जाते थे तो तकरीबन 45 दिन ऑलरेडी गुजर चुके होते थे। और काफ़ी लोग इन 45 दिनों का फ़ायदा उठाकर हैवी इस्तेमाल करके गायब हो जाते थे। दिस कॉस्ट अ लॉट ऑफ लॉसेज टू पाकटेल। इस सब स्टोरी के दरमियान में मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ और बताता चलूँ कि पाकटेल के सर एक और सेहरा ये भी है कि दुनिया का फर्स्ट बिलिंग सिस्टम, दुनिया का पहला बिलिंग का निज़ाम भी पाकटेल ने बनाया था। ये निज़ाम ना सिर्फ पाकटेल ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार किया था, बल्कि दिस वाज द फर्स्ट एवर बिलिंग सिस्टम ऑफ अ सेलुलर फ़ोन। 1990 की दिहाई में ही पाकटेल को अपने पहले हरीफ यानी कि फर्स्ट कंपटीटर इंस्टाफोन का सामना करना पड़ा। इंस्टाफोन भी अपना नेटवर्क एम्स के नेटवर्क पर ही चला रहा था और उसकी भी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पेड सर्विसेज ही थी। लेकिन इससे पाकटेल के ऊपर ज़्यादा फ़र्क पड़ा कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मोबाइल फ़ोन्स महंगे थे, लाइंस उससे भी ज़्यादा महंगी थी, मंथली बिल उससे भी ज़्यादा महंगा था और कॉल्स उससे भी ज़्यादा महंगी थी। तो मोबाइल के कस्टमर्स बहुत कम थे, इसलिए दोनों नेटवर्क साथ साथ चलते रहे। इनमें से किसी एक नेटवर्क की वजह से दूसरे नेटवर्क के ऊपर कोई खास रखा फ़र्क पड़ नहीं रहा था। फिर आता है सन 1998 और मंजर में दाखिल होता है मोबिलिंक। शुरू में मोबिलिंक ने भी एम्स के नेटवर्क का सहारा लिया एंड दे स्टार्टेड देयर सर्विसेज ऑन द एम्स नेटवर्क। लेकिन अब ग्लोबल ट्रेंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। जो नए कंट्रीज़ जहाँ पे नेटवर्क शुरू हो रहे थे, देवर आइदर ऑन जीएसएम और ऑन सीडीएमए। इस तब्दीली को देखते हुए मोबिलिंक ने एक कदम ये उठाया कि अगले ही साल यानी कि 1999 में मोबिलिंक शिफ्टेड फ्रॉम एम्स नेटवर्क टू द जीएसएम नेटवर्क। मोबिलिंक के इस इकदाम से हुआ क्या कि मोबिलिंक के कस्टमर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गए, बिकॉज नाउ द फोन्स वर गेटिंग चीपर। पाकटेल भी अपना लाइन रेंट कम कर चुका था, इंस्टा फ़ोन भी अपना लाइन रेंट कम कर चुका था एंड डेफिनेटली द फोन्स वर नाउ स्लोली आहिस्ता आहिस्ता हर एक की रीच में आते जा रहे थे।
मोबिलिंक के कस्टमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए, जबकि पाक्टल और इंस्टाफोन के कस्टमर्स इतनी तेज़ी से नहीं बढ़े। इसकी वजह क्या थी? इसकी पहली वजह तो जनाब ये थी कि इंस्टाफोन और पाक्टल दोनों के दोनों एम्स के नेटवर्क पर काम करते थे। एम्स के नेटवर्क का एक डिसएडवांटेज ये था कि एम्स के नेटवर्क में सिम नहीं होती थी, सिम कार्ड नहीं होता था। सिम कार्ड ना होने का मतलब ये है कि जब आप अपनी लाइन खरीदते थे, अपना कनेक्शन आप खरीदते थे, तो आपको फ़ोन इंस्टाफोन या पाक्टल से खुद खरीदना पड़ता था। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में प्रॉब्लम ये थी कि जब आप अपना फ़ोन चेंज करना चाहते थे, बदलना चाहते थे, तो आपका पुराना फ़ोन कोड़ियों के भाव बिकता था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एम्स के यूज़र ज़्यादा नहीं थे और सिर्फ अमीर लोगों के पास फ़ोन होता था। और जब अमीर लोगों के पास फ़ोन है तो वो नया फ़ोन खरीदेंगे, पुराना फ़ोन कौन खरीदेगा? दूसरा मसला ये था कि पाक्टल और इंस्टाफोन देवर ओनली पोस्ट पेड। उनमें प्रीपेड के नंबर्स या प्रीपेड की लाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था शुरू से। मोबिलिंक ने जीएसएम के ऊपर शिफ्ट होकर ये दोनों के दोनों मसाइल तकरीबन ख़त्म कर दिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मोबिलिंक की सिम खरीदनी होती थी, फ़ोन आपकी मर्ज़ी थी कि आप ख़रीदें या ना ख़रीदें। आप बाहर से मंगवाना चाहते हैं, बाहर से मंगवाएं। आपको लिमिटेड फ़ोन्स जो कि इंस्टाफोन और पाक्टल देते थे, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं थी रही। दूसरा कदम मोबिलिंक ने ये उठाया कि उसने पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों तरह के कनेक्शन मुतारिफ कराए। पोस्टपेड उस ज़माने में स्टार के नाम से जाना जाता था, शुरू में मोबिलिंक पोस्टपेड के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम इंडिगो बन गया। और जो प्रीपेड कनेक्शन था उसका नाम था जैज़। जैज़ के कनेक्शन का मतलब ये था कि अब हर कोई अपने फ़ोन में टॉपअप करा सकता था और जितना बैलेंस हो उतना यूज़ कर सकता था। आपको एक्स्ट्रा वैगन किस्म के बिल देने की ज़रूरत नहीं थी। यू कुड स्टे इन टच विद एवरीवन। और मोबिलिंक ने तीसरा कदम जो उठाया वो था रोमिंग सिस्टम का। रोमिंग सिस्टम का मतलब क्या है? रोमिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जब तक आप अपने शहर की हदूद के अंदर मौजूद हैं, आपको कॉल सुनने के पैसे नहीं देने। हाँ, अगर आप अपने शहर की हदूद से बाहर जाएंगे तो उसके बाद आपको जो है कॉल सुनने के पैसे भी देने पड़ेंगे और कॉल करने के पैसे भी देने पड़ेंगे। खैर, बाय दिस टाइम सीपीपी रजीम जिसको कहा जाता है, यानी कि कॉलिंग पार्टी पेज, वो रजीम ऑलरेडी मुतारिफ हो चुकी थी और इंस्टाफोन एंड पाक्टल वर आल्सो हेडिंग टुवर्ड्स दैट। लेकिन आई थिंक मोबिलिंक ने जो स्पेशली प्रीपेड पैकेजेस मुतारिफ कराए थे ना, दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। यकीनी तौर पर ऑब्वियसली आपको ये इकदामात ऐसा लगता है कि वो छोटे से हैं, इट्स नथिंग मच, लेकिन हकीकत यही थी कि इन्हीं छोटे छोटे इकदामात ने बेसिकली पाक्टल और इंस्टाफोन के पास कस्टमर्स को जाने से तकरीबन रोक दिया। और यहीं से आहिस्ता आहिस्ता पाक्टल के जवाल की दास्तान शुरू हुई। और हकीकत ये है जनाब कि जब कोई बड़ी कंपनी जवाल पजीर होना शुरू होती है तो स्टार्ट में बिल्कुल बिगिनिंग में हल्के हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं, जैसे छोटी छोटी दरारें पड़ती हैं जगह जगह पे, सिर्फ वो नमूदार होती हैं और देखते ही देखते पूरी की पूरी इमारत मलबे का ढेर बन जाती है। केबल एंड वायरलेस ने इस पूरे वक्त के दौरान ये सारी सिचुएशन भांप ली थी। और 1998 में केबल एंड वायरलेस ने क्या किया कि उन्होंने अपना सारा का सारा शेयर मिलीकॉम को बेच दिया। मिलीकॉम, याद रखिएगा, वो कंपनी है जो कि इंस्टाफोन चलाती थी और मिलीकॉम का ख्याल ये था कि शायद पाक्टल और इंस्टाफोन दोनों को मिला के जब वो चलाएगी तो उसका कस्टमर बेस ओवरऑल बढ़ जाएगा। बट दे वर कम्प्लीटली रॉन्ग। लेकिन शायद मिलीकॉम को ये बात समझ आ नहीं रही थी और पूरे 2 साल बाद यानी कि सन 2000 में हसन ग्रुप ने भी अपना शेयर मिलीकॉम को बेच दिया और अब मिलीकॉम का शेयर पाक्टल के अंदर 98.5% था। आफ्टर बिकमिंग द मेजर शेयर होल्डर, मिलीकॉम ने क्या काम किया कि उन्होंने इंस्टाफोन का जो पिछला सीईओ था उसको पाक्टल का सीईओ लगा दिया। सन 2001 के अप्रैल के महीने में पाक्टल ने पहली बार अपना प्रीपेड ब्रांड जिसका नाम था टैंगो उसको इंट्रोड्यूस कराया और साथ ही साथ उन्होंने जीएसएम पर शिफ्ट होने की दरख्वास्त भी दायर कर दी और इसी साल यू फोन भी लॉन्च हो गया। मुकाबला अब और ज़्यादा सख्त हो चला था। अक्टूबर सन 2002 में पाक्टल को जीएसएम नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट करने की इजाज़त मिल गई। साथ ही मोबिलिंक और यू फोन अपनी एसएमएस सर्विस भी अब शुरू कर चुके थे। एम्स नेटवर्क्स यानी कि इंस्टाफोन और पाक्टल अभी तक इसके लिए पेजर इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी पेजर सर्विस अभी तक चल रही थी। सो दैट वाज अनदर डिसएडवांटेज। आई मीन, आपको एक ही फ़ोन के ऊपर मैसेजिंग भी मिल जाए और साथ में आपको कॉल्स भी मिल जाएँ, तो आई थिंक दैट इज़ मच बेटर कि अगर आप अपनी पेजिंग डिवाइस रखें मैसेजिंग के लिए और अगर आप अपनी कॉलिंग डिवाइस रखें कॉल करने के लिए, तो आई थिंक दे वर मेकिंग अगेन एंड अगेन द रॉन्ग चॉइसेस। आखिरकार 23 अक्टूबर सन 2004 को पाक्टल को जीएसएम के ऊपर शिफ्ट करने की इजाज़त मिल गई। जीएसएम के ऊपर शिफ्ट करने के लिए पाक्टल ने ये लाइसेंस $291 मिलियन में ख़रीदा। लेकिन 2004 में वारिद और टेलीनॉर भी मार्केट में एंट्री के लिए तैयार थे और अब मुकाबला और सख्त हो चला था। अब पाक्टल को ना सिर्फ इंस्टाफोन का मुकाबला करना था, उन्हें यूफोन का मुकाबला भी करना था, मोबिलिंक का मुकाबला भी करना था, वारिद का मुकाबला भी करना था और टेलीनॉर का मुकाबला भी करना था। मुकाबला अब मज़ीद सख्त हो रहा था। 31 मार्च सन 2005 को पाक्टल के तकरीबन 3,40,000 जीएसएम सब्सक्राइबर्स थे। पाक्टल की तकरीबन 300 सेल साइट्स थी जो कि पाकिस्तान की तकरीबन 45% आबादी को कवर करती थी। उसी साल के नवंबर में यानी कि नवंबर 2005 में पाक्टल के जीएसएम सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 10 लाख हो चुकी थी। पाक्टल के सब्सक्राइबर्स तकरीबन 1 लाख सब्सक्राइबर्स फ़ी महीना के हिसाब से बढ़ रहे थे। पाक्टल के लिए चीज़ें अब थोड़ी सी बेहतर लगना शुरू हो गई थी और सख्त मुकाबले के बावजूद डिस्पाइट द टफ कंपटीशन पाक्टल was still progressing ahead. पाक्टल मज़ीद आगे बढ़ रहा था।
लेकिन इस पूरी की पूरी स्टोरी के बीच में हुआ ये था कि अक्टूबर सन 2005 में जब पाक्टेल को लाइसेंस मिला था ना शिफ्ट करने का जीएसएम के ऊपर, तो मिलीकॉम ने क्या किया कि उन्होंने इंस्टाफोन को और फीन ग्रुप को बेच दिया। सो ऑब्वियसली अब मिलीकॉम के पास पैसे तो आ चुके थे, लेकिन देन हाउ डिड द डाउनफॉल स्टार्ट? आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, सेल साइट्स आपकी बहुत हैं, आप पाकिस्तान की इतनी आबादी को कवर कर रहे हैं जिसको अभी तक मोबिलिंक, यूफोन, वारी टेलीनॉर कवर नहीं कर रहे थे। देन हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड फेलिंग। असल में हुआ कुछ यूँ कि इंस्टाफोन को बेचने के बाद भी मिलीकॉम ग्रुप जो है वो थोड़ा सा ज़रा इट वॉज अ लिटिल कैश ट्रैप, क्योंकि उन्होंने कोशिश ये की कि वो जिस तरह एम्स के नेटवर्क से कवर कर रहे थे पाकिस्तान को, उसी तरीके से वो पाक्टेल से भी कवर करें। तो ऑब्वियसली दे डिड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि शायद उनकी पॉकेट्स के लिए ठीक नहीं था। ऐसे में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जी हमारी जो $29 मिलियन की पेमेंट है ना, आप इसको डिले कर दें। पीटीए इस बात पर राज़ी नहीं हो रहा था। पीटीए वॉज नॉट एग्रीइंग कि वो मजीद उनकी पेमेंट को डिले करे। साथ ही मिलीकॉम एक और डिमांड कर रही थी। मिलीकॉम क्या कर रही थी? मिलीकॉम ये कह रही थी जनाब कि उनका जो एम्स का स्पेक्ट्रम था, जिस पे पहले पाक्टेल का नेटवर्क एम्स पे चल रहा था, मिलीकॉम ये चाह रहा था कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उस पूरे स्पेक्ट्रम तक रसाई दी जाए, वो स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाए। अगेन पीटीए वॉज नॉट एग्रीइंग टू दिस। पीटीए राज़ी नहीं हो रहा था। याद रखिएगा कि 1989 में केबल एंड वायरलेस और हसन ग्रुप को जब इजाज़त मिली थी पाक्टेल शुरू करने की, तो उनको ये स्पेक्ट्रम उस वक्त 1989 में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था। और पाक्टेल यही चाह रहा था कि अभी भी जीएसएम पे शिफ्ट करने के बाद भी उनको ये स्पेक्ट्रम फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाए। नवंबर सन 2006 में मिलीकॉम ने बाकायदा तौर पे ये ऐलान कर दिया कि वो पाक्टेल को बेचना चाह रही है, बिकॉज एज़ पर मिलीकॉम वो ये कह रहे थे कि यार हमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, हम लाइसेंसिंग की फ़ी और ये सब की सब फीस हम नहीं दे पा रहे। और जब अवाम को डेफिनेटली ये पता लगा, तो जो मज़ीद कस्टमर्स आने थे वो भी कम हो गए, और जो ऑलरेडी कस्टमर्स थे वो भी शिफ्ट होना शुरू हो गए दूसरे नेटवर्क्स के ऊपर। नतीजा ये निकला कि वेरी सून पाक्टेल बिल्कुल दिवालिया होने के करीब आ गया, क्योंकि इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया है, उसको चलाने के लिए कस्टमर्स चाहिए। जब कस्टमर्स ही नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा खर्चा कौन पूरा करेगा? 22 जनवरी सन 2007 को पाक्टेल को चाइना मोबाइल ने $284 मिलियन के एवज खरीद लिया, और साथ ही कंपनी का कर्जा भी वापस किया। इस हिसाब से अगर हम उस वक्त की बात करें तो पाक्टेल की तकरीबन टोटल वैल्यू $460 मिलियन के करीब बनती है। इस सेल एंड परचेज एग्रीमेंट के बाद पाक्टेल के अंदर 88.86% जो शेयर्स थे मिलीकॉम के, वो अब सीएम पाक के हो चुके थे। 4 मई सन 2007 को पाक्टेल का नाम बदलकर सीएम पाक कर दिया गया। 16 मई सन 2007 को चाइना मोबाइल ने पाक्टेल के बाकी मांदा शेयर्स भी खरीद लिए, और अब उसकी इक्विटी 100% हो गई, और अब वो 100% पाक्टेल के नेटवर्क का मालिक बन गया। 31 मार्च सन 2008 तक सीएम पाक पाक्टेल के ब्रांड नेम के साथ काम करता रहा, और बिलाखिर 1 अप्रैल सन 2008 को लोगों की स्क्रीन से पाक्टेल का नाम गायब हो गया और जोंग का नाम उभर आया। और इस तरह से ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के शुरू के नेटवर्क में से एक नेटवर्क पाक्टेल, जिसने पाकिस्तान में मोबाइल टेलीफोनी की बुनियाद भी रखी थी, ख़त्म हो गया। सो माय डियर यू सी, ये थी पाक्टेल की वो मुकम्मल कहानी, जिसके बाद पाक्टेल अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में क्या, कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, stay happy, stay safe. This is Orange Shorts. I am Zahid Nisar. Allah Hafiz.